हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी आपकी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। हमारी विशेष सीरीज भी दोस्तों आपको जरूर मदद कर रही होगी। बीच में दोस्तों हम क्लासेस नहीं अपलोड कर पाए थे क्योंकि काफ़ी दोस्तों व्यस्तता थी, लेकिन अब आपको रेगुलर इंटरवल पर क्लासेस देखने को मिलेगी। हमने दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की विशेष सीरीज दोस्तों चलाई हुई है, जिसमें दोस्तों हम आपको टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। वैल्यूबल क्लासेस हैं दोस्तों ये टीचिंग एप्टीट्यूड की। इससे पहले भी दोस्तों हमने एक कंप्लीट सीरीज दोस्तों चलाई थी 2020 में। उस समय पर दोस्तों आपकी सभी टॉपिक वाइज क्लासेस हमने आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं। आप उनको जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर दोस्तों हमने एक क्लास पहले भी ली है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के नाम से है। हमने दोस्तों आपको ये बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एक काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्योंकि यहीं से पहली एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनी थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इन दोनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। दोनों से आपके प्रश्न दोस्तों आ सकते हैं। पिछली बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से प्रश्न आया था, तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भी काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए इन सभी क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की जो क्लास है वो पहले ही अपलोड कर दी है, आप उसको जरूर देखिएगा, उससे नोट्स बनाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में, एक और इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल टॉपिक हमारी। इसके अलावा दोस्तों एमसीक्यू की भी विशेष सीरीज है, जिसमें हमको आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के विशेष एमसीक्यू करवा रहे हैं, जो कि आपको आगामी एग्जाम में मदद करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में दोस्तों हमने आपको बताया था कि कोठारी आयोग, जिसका दोस्तों गठन 1964 में हुआ था, और इन्होंने दोस्तों अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत करी थी। और कोठारी आयोग दोस्तों इसको कि शिक्षा, समग्र शिक्षा के स्तरों पर दोस्तों इन्होंने अपने सुझाव देने थे, चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे आपका हायर लेवल हो, सभी पर कोठारी आयोग के द्वारा अपने महत्वपूर्ण सुझाव दोस्तों दिए गए थे। और इनके द्वारा बोला गया था कि देश को तत्काल एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी चाहिए, उसको लागू किया जाना चाहिए। अब इनकी संस्तुति के क्रम में ही दोस्तों देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को दोस्तों लागू हो गई थी। अब 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2+3 ढांचे को दोस्तों स्वीकार किया गया था। उस समय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और इंदिरा गांधी जी ने बार बार दोस्तों इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने पर बल दिया। अब कई सारे प्रांत थे दोस्तों, उन्होंने 10+2+3 की जो शिक्षा संरचना थी उसको लागू कर भी दिया था, लेकिन हुआ क्या, आने वाले समय में 1977 में केंद्र में सत्ता पलट गई। केंद्र में जो सरकार है वो दोस्तों आपकी कांग्रेस की नहीं रही, और उस समय पर जो जनता दल है इसकी सरकार दोस्तों केंद्र पे बन गई थी। जनता दल के प्रधानमंत्री जो थे वो थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने उस समय की जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, इसमें काफ़ी दोष पाए, और इन्होंने बोला कि जो 10+2+3 का स्ट्रक्चर है इसके बदले 8+4+3 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। और फिर इसके बाद उस समय पर जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे प्रताप चंद्र सगर, इन्होंने दोस्तों कुछ शिक्षाविदों की सहायता से, कुछ सांसदों की सहायता से 1979 में एक और पॉलिसी दोस्तों बनाई, जिसको कि इन्होंने लागू भी कर दिया था। ओके, अब इसमें 8+4+3 के स्ट्रक्चर को एक तरह से इसका स्ट्रक्चर का विचार दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अब इसके बाद फिर से केंद्र में सत्ता पलट हुआ, और इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो 1981 में पुनः सरकार कांग्रेस की आ गई, और इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी। इन्होंने फिर से 1968 की पॉलिसी पर ही एम्फेसाइज किया।
ओके, तो हमारे देश में जैसे जैसे दोस्तों आपकी सरकारें चेंज होती चलेगी, वैसे वैसे दोस्तों आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी दोस्तों आपकी चेंज होती चलेगी। अब इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की फिर हत्या हो चुकी थी। उसके बाद जब इनके पुत्र यानी कि राजीव गांधी जो कि एक युवा प्रधानमंत्री थे, वे दोस्तों जब प्रधानमंत्री बने और उसके बाद तब उन्होंने ये पाया कि हमारी जो देश की शिक्षा है वो हमारी राष्ट्र की मांगों के अनुरूप नहीं है, वर्तमान और भविष्य की मांग पर आधारित नहीं है। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने सबसे पहले युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जो कि तत्कालीन सरकार के शिक्षा का दोस्तों इन्होंने पूरा तरह से सर्वेक्षण करवाया, यानी कि जो इन्होंने जो भी एजुकेशन था उसका पूरा का पूरा दोस्तों इन्होंने सर्वेक्षण करवाया और उसे इन्होंने शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य के नाम से अगस्त 1983 में इन्होंने प्रकाशित किया। पूरा दोस्तों इन्होंने ओवरऑल जो एंटायर एजुकेशन थी उसका दोस्तों इन्होंने सर्वे करवाया था। ओके, अब इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से लेकर 1983 तक जितनी भी दोस्तों प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उसका स्टैटिस्टिकल विवरण दोस्तों इसमें था। इसमें क्या क्या हमारी सफलताएं थी, क्या क्या असफलताएं थी, उनका दोस्तों यथार्थ चित्रण उसमें प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा उसमें क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं, उनका प्रॉपर दोस्तों उसमें एनालिसिस किया गया था। अब इसको राजीव गांधी जी ने इसको जनता के हाथों में पहुंचाया, यानी कि शिक्षाविदों को दोस्तों दिया गया। कई सुझाव दोस्तों प्राप्त हुए और पूरे देश में दोस्तों देशव्यापी बहस स्टार्ट हुई। इसके बाद इन जितने भी प्रस्ताव थे इनको दोस्तों लिया गया और इन प्रस्तावों के आधार पर ही केंद्र सरकार ने एक नई शिक्षा नीति दोस्तों तैयार करी और उससे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। और इसके बाद मई 1986 में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद के द्वारा पास कर दिया गया और इसको प्रकाशित किया गया। तो मई 1986 में हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी लागू हो गई। ओके, इसके कुछ माह के बाद दोस्तों इसका कार्य योजना जिसको कि प्लान ऑफ एक्शन के नाम से दोस्तों इसका जो दस्तावेज है उसको भी दोस्तों प्रकाशित किया गया। इसको पीओए के नाम से दोस्तों जाना जाता है, प्लान ऑफ एक्शन। और ये दोस्तों भारत की पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उस समय पर जिसमें केवल पॉलिसी नहीं बनाई गई, उसके संग संग उसके इम्प्लीमेंटेशन की भी पूरी पूरी योजना प्रस्तुत की गई और साथ ही साथ पर्याप्त रिसोर्स भी दोस्तों उसमें जुटाए गए थे। यानी कि केवल हवाई बातें नहीं की गई थी, साथ ही साथ उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से हम लोग अपने रिसोर्सेज जुटाएंगे, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। तो ये अपने आप में देश की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज के बारे में। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये दोस्तों आपके 1986 का दोस्तों जो दस्तावेज है इसके कुल मिला के दोस्तों 12 भाग हैं। इन 12 भागों के बारे में हम एक एक करके दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रथम भाग है दोस्तों वो भूमिका से संबंधित है, इंट्रोडक्शन से संबंधित है। इस भूमिका में बेसिकली ये बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का व्यापक प्रभाव पड़ा है और सभी प्रांतों में 10+2+3 के जो स्ट्रक्चर है उसको दोस्तों स्वीकार कर लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर प्रथम भाग एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है। द्वितीय भाग है दोस्तों वो है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, यानी कि एसेंस ऑफ एजुकेशन एंड इट्स रोल। बेसिकली जो शिक्षा का सार क्या है और हमारे जीवन में उसकी भूमिका क्या है ये दोस्तों भाग द्वितीय में बताया गया है। यानी कि जो शिक्षा है वो हमारे सामाजिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे आर्थिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे भौतिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षा से ही हमारे जीवन को एक राह मिलती है, शिक्षा ही हमें सुसंस्कृत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, राष्ट्रीय एकता हमारे अंदर विकसित होती है। तो बेसिकली जो शिक्षा है उससे ही हम अपना आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। तो शिक्षा को वास्तव में एक उत्तम निवेश यहाँ पर माना गया है। तो एजुकेशन इज इंडीड अ गुड इन्वेस्टमेंट
ये दोस्तों आपका प्रश्न पिछले बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग में पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को क्या माना गया है। तो शिक्षा इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, यानी कि शिक्षा एक उत्तम निवेश, एक निवेश के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया है। इसके बाद तीसरा जो भाग है दोस्तों वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में बताता है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है वो आपकी कैसी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों इसमें 10+2+3 के स्ट्रक्चर को दोस्तों एक्सेप्ट किया गया है पूरे देश में, यानी कि एक समान संरचना है पूरे देश में 10+2+3 स्ट्रक्चर की लागू होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने प्रत्येक स्तर पर मिनिमम लर्निंग लेवल यानी कि MLL न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी कि एक कक्षा के बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए, इसी को बोलते हैं मिनिमम लर्निंग लेवल, इसको दोस्तों यहाँ पर निश्चित किया गया। इसके अलावा इन्होंने इसके क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की भी यहाँ पर बात की गई है। ओके, तो तीसरा भाग है वो हमारी नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताता है। चौथा भाग है दोस्तों वो हमारी एजुकेशन फॉर इक्वालिटी के लिए बताता है, यानी कि जो शिक्षा है वो समानता लाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी विषमताएं हैं उनको दूर करना है। महिला हो चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, विकलांग है, प्रौढ़ हैं, इन सभी की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करने हैं ताकि शिक्षा के माध्यम से इक्वालिटी आ सके। तो चौथा भाग दोस्तों समानता के लिए शिक्षा से संबंधित है। पांचवा भाग दोस्तों विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन के बारे में दोस्तों बताता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में दोस्तों बताया गया है, ECCE के बारे में दोस्तों बताया गया है, यानी कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है, चाहे वो पूर्व प्राथमिक स्तर हो, चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे माध्यमिक स्तर हो, चाहे हायर लेवल हो। तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर दोस्तों इन्होंने बोला है कि शिशुओं के पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वहां पर उनको बढ़िया न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करवाने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्रिएटिव रुचिपूर्ण क्रियाएं करवाने की आवश्यकता है। माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की बात की है, पेस सेटिंग स्कूल्स की स्थापना की दोस्तों बात की गई है। और इसी क्रम में दोस्तों आपकी जो नवोदय विद्यालय हैं वो स्थापित किए गए थे, क्योंकि जो सेकेंडरी लेवल है यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो गरीब और मेधावी छात्र के बच्चे हैं उनको लिए एक पेस मेकिंग स्कूल या गति निर्धारक विद्यालयों की दोस्तों यहाँ पर स्थापना की जानी चाहिए। और उच्च स्तर पर दोस्तों इन्होंने खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया है। इसका परिणाम हमें इग्नू के माध्यम से दोस्तों दिखता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो छठा भाग है दोस्तों वो तकनीकी और प्रबंध शिक्षा से संबंधित है, यानी कि टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। इसमें दोस्तों आपकी तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के महत्व को दोस्तों स्वीकार किया गया है और इनकी समुचित शिक्षा पर या इनकी समुचित व्यवस्था पर यहाँ पर बल दिया गया है। सातवां भाग है दोस्तों वो है कि शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना है, यानी कि मेकिंग द एजुकेशन सिस्टम इफेक्टिव। इसके लिए इन्होंने बोला है कि जो शिक्षक हैं उनकी भी सब जवाबदेही निश्चित की जानी चाहिए, यानी कि जो टीचर हैं उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षार्थी हैं उनका भी कर्तव्य अपना होना चाहिए, यानी कि जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को अपनी जिम्मेदारी है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये सभी चीज़ें दोस्तों शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, इसके अलावा आठवां भाग है वो शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना है, यानी कहने का मतलब ये है कि रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। हमें अपने सांस्कृतिक मूल्य हैं उनकी तो रक्षा करनी ही करनी है, छात्रों में उनको तो उत्पन्न करना ही करना है, साथ ही साथ साइंटिफिक सोच है उसको भी बढ़ाना है। तो दोनों में समन्वय करने की आवश्यकता है, यानी कि मूल्यों की शिक्षा भी देनी है, भारतीय भाषाओं की शिक्षा भी देनी है, साथ ही साथ मैथ्स और साइंस की शिक्षा भी देनी है, दोनों का संवर्धन करना है। ठीक है, तो ये आपका है शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। नौवां भाग दोस्तों जो कि टीचर से संबंधित है, इसमें टीचर्स की महत्व को, उसकी इंपॉर्टेंस को दोस्तों स्वीकार किया गया है और उनके वेतनमान बढ़ाने पर दोस्तों बल दिया गया है। उनकी जो सर्विस रूल है, सेवा शर्त हैं, उनको आकर्षक बढ़ाने की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। टीचर्स ट्रेनिंग में सुधार की यहाँ पर बात की गई है।
10वां भाग दोस्तों है शिक्षा के प्रबंध से संबंधित, यानी कि शिक्षा का प्रबंध कौन करेगा। तो इसमें दोस्तों प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर दोस्तों बल दिया गया है, एम्फेसाइज ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दोस्तों आपकी जो शिक्षा है वो राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर और निकाय स्तर पर अलग अलग दोस्तों यहाँ पर सबको जिम्मेदारी देने की यहाँ पर बात की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने भारतीय शिक्षा सेवा की दोस्तों बात करी है, इंडियन एजुकेशन सर्विस की। राज्य स्तर पर प्रांतीय सेवा यानी कि स्टेट एजुकेशन सर्विस की दोस्तों बात करी है। जिले स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की दोस्तों यहाँ पर बात की है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसी के क्रम में दोस्तों यहाँ पर फिर डाइट की दोस्तों स्थापना की गई थी। और इसके अलावा शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% व्यय दोस्तों घोषणा करने की यहाँ पर बात की गई है। तो पूरे दोस्तों जो शिक्षा प्रशासन है उसको चुस्त करने की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। तो शिक्षा का प्रबंध है वो काफी दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो शिक्षा के प्रबंध में ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिले स्तर पर जो बेसिकली क्या है कि केंद्र की अपनी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिले स्तर पर अपनी जिम्मेदारियां दोस्तों यहाँ पर तय की गई हैं। तो शिक्षा का प्रबंध एक 10वां भाग काफी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं। 11वां भाग है दोस्तों वो है संसाधन तथा समीक्षा। संसाधन का अर्थ यह है कि रिसोर्सेज एंड रिव्यू। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर बात की गई है कि इन सभी जो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में जो जो प्रावधान किए गए हैं, तो इनको लागू करने के लिए हमें कई सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। इन सभी रिसोर्सेज को लागू करने के लिए, रिसोर्सेज को जुटाने के लिए, धनराशि को जुटाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसकी दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। ओके, यानी कि हमें जितने भी कार्य करने हैं तो उसके लिए हमें बड़ी धनराशि की आवश्यकता है और उस अनुमानित धनराशि है उसको आवंटित किया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसको आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। ओके, इसके अलावा समीक्षा की दोस्तों हम बात करें तो जो नई शिक्षा नीति है इसके क्रियान्वयन और उसके परिणामों की हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा की जानी चाहिए। यानी कि जो हमारी पॉलिसी हमने दोस्तों बनाई है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, इसके हमें क्या क्या परिणाम मिल रहे हैं, कितने हद तक हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं यानी कि हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे गोल हैं, वहाँ हम पहुँचे या नहीं पहुँचे, कितनी हमें सफलता मिली, कितनी हमें असफलता मिली, इस सभी की समीक्षा होनी चाहिए। ओके, तभी दोस्तों इसके बाद 1986 के बाद 1992 में इसकी दोस्तों समीक्षा की गई थी। तो यहाँ पर आपने समझना है दोस्तों कि ये कितना महत्वपूर्ण है ये 11वां भाग संसाधन और समीक्षा। इसके बाद दोस्तों 12वां और अंतिम भाग बेसिकली फ्यूचर के बारे में बताता है। द फ्यूचर यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये एक विश्वास प्रकट किया गया है कि निकट भविष्य में हम 100% साक्षरता का लक्ष्य है इसको प्राप्त कर लेंगे और हमारे देश में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो व्यक्ति होगा उसका लेवल सर्वोत्तम स्तर का होगा। इस तरह की दोस्तों यहाँ पर विश्वास प्रकट किया गया है। तो ये थे दोस्तों आपके पूरे के पूरे 1986 पॉलिसी के 12 भाग। आई होप कि दोस्तों ये क्लास है ये आपको अच्छी लगी होगी और ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी क्लासेस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।